अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, पूरी कायनात का, पूरी ज़मीन का गर्म हो जाना। अब उसके गर्म होने की रीज़न क्या है? देखिए, इस चैप्टर में हम प्रीवियसली जो है वो डिस्कस किया था एयर प्लूटेंट्स है। एयर प्लूटेंट क्या कर रहे हैं? हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ज़मीन के इसी टेम्परेचर को इंक्रीज करने को हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे है? यहाँ पे इस डायग्राम की तरफ आए अगर देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये सन दिखाया गया, सन से आने वाली रेज है। यहाँ पे इन रेज को दिखाया गया, ये शॉर्ट वेव रेज हैं। इनकी शॉर्ट वेवलेंथ है, ये ज़मीन में आती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। कुछ एब्जॉर्ब होंगी, कुछ रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ है वो यूज़ हो जाएंगी, प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। दिन के टाइम तो सूरज से आने वाली रोशनी है, उसमें ये रेज आती रहेंगी, अब एब्जॉर्ब हो रही हैं। लेकिन जब रात होती है, ये एब्जॉर्ब हुई रेज जो है अर्थ इनको रिफ्लेक्ट करती है। अब ये रिफ्लेक्ट होने वाली वेवलेंथ जो है वो क्या है? वो लॉन्ग वेवलेंथ है। अब यहाँ पे पिक्चर में देखें, इनको लॉन्ग वेवलेंथ के साथ शो किया गया है। ये लॉन्ग वेवलेंथ रेज जब एनवायरनमेंट में जाती हैं, अब ये एनवायरनमेंट में यहाँ पे हमारे प्लूटेंट्स मौजूद हैं सारे इस एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, मीथेन गैस है, ये सारे प्लूटेंट्स हैं। ये क्या करेंगे? इन रेडिएशंस को वापस नहीं जाने देंगे, इनको यहीं पे रोक लेंगे, उनके साथ रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इसी प्रोसीजर को आप कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पे देखें, द प्रोग्रेसिव वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द ब्लैंकेटिंग इफेक्ट ऑफ द मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आपको डेफिनेशन दी गई। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आप ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताएं। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो मेनली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और वाटर वेपर्स हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। द सन एमिट शॉर्ट वेव रेडिएशन दैट पासिस थ्रू ग्रीन हाउस गैसेज टू हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सन से आने वाली जो रेडिएशन है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है। एट नाइट द हॉट अर्थ सरफेस एमिट लॉन्ग वेव रेडिएशन दैट इज मोस्टली एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज। जब रात होती है तो जितनी दिन की गर्मी इस जमीन ने अब्जॉर्ब की है वो उन रेस को एमिट करेगी, खारिज करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ये खारिज होने वाली रेस अब लॉन्ग वेवलेंथ की रेस है। इन लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस को यहाँ पे ये जो गैसेस हैं यहीं पे इसको रोक लेती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट्स द रेडिएशन टू रीच स्पेस, रिड्यूसिंग द स्पीड at which the earth can cool off. This increase the temperature of the earth and cause global warming. तो ये वाली रेडिएशन जो है इनको यहीं पे इन गैसेस ने रोक लेना है, ये स्पेस में वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ये हीट यहीं पे बढ़ती जा रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल, ग्रीन हाउस इफेक्ट की एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से भी दे सकती हूँ कि कभी देखें कि गर्मियों के दिनों में अगर आप कहीं पे बाहर गए हों और अपनी गाड़ी जो है धूप में खड़ी कर दें, आप गाड़ी खड़ी करके चले गए हैं, गाड़ी के शीशे बंद हैं, हर तरफ से गाड़ी बंद है, लेकिन सन रेस तो उसके अंदर जा रही हैं। थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे स्पेंड करके जब आप अपनी कार पे वापस आते हैं, अपनी गाड़ी पे आएंगे, आपने देखा है कि बाहर उस कदर हीट नहीं होती जितना आप जैसे ही दरवाजा खोलते हैं और आपको अंदर से हीट या आपकी जितनी सीट्स हैं वो गर्म हुई होती हैं। तो एक्चुअली वहां पे क्या हो रहा होता है कि गाड़ी में जो रेज हैं वो सनलाइट से वो आ तो रही है, गाड़ी के अंदर एंटर हो रही है, वहां पे वो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन जब उनको वापस जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है, वो लॉन्ग वेवलेंथ के तौर पे एमिट हो रही है और गाड़ी के शीशे बंद है, वहां पे हवा की क्रॉसिंग भी नहीं हो रही है। तो इस वजह से वो हमारी गाड़ी जो वो ज्यादा हीट अप हो जाती है। तो ये छोटी सी एग्जांपल है ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए। यहाँ इसी तरह जो है वो ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं जहाँ पे वेजिटेशन की प्रोडक्शन की जाती है, कि कुछ ऐसी वेजिटेबल्स या वेजिटेशन है जिनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो आपने देखा है कि वहां पे उनको कवर किया जाता है प्लास्टिक कवर्स के साथ। तो वो प्लास्टिक कवर से कवर करने का क्या मतलब होता है कि हम वहां पे उस वेजिटेशन का टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ग्रो अप कर जाती हैं। Higher the concentration of carbon dioxide and other greenhouse gases, greater will be the absorption of the thermal radiation and greater will be the increase in global warming. जितनी ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, उतना ही वो उस थर्मल रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेंगी और उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन एंड एसिड रेन आर द ग्लोबल इफेक्ट ऑफ द पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के इफेक्ट सबसे पहले आपसे क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है और एसिड रेन है। जी, जो अगला टॉपिक हमारा डिस्कस किया गया हुआ है सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ये ग्रीन हाउस गैसेज के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आती हैं?
इससे पहले एक हमने टॉपिक पढ़ा था सोर्सेज ऑफ एयर प्लूटेंट। एयर प्लूटेंट में हमने डिस्कशन की थी कार्बन डाइऑक्साइड की या सल्फर डाइऑक्साइड की या नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। तो उनके सोर्सेज में हमने पढ़ा था कि कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो इसी तरह सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैस में सबसे नंबर 1 पे जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कंबस्शन प्रोसेस से आती है। अब अगर देखें कि हम कहते हैं कि अगर प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या किया जा रहा है? प्लांटेशन भी कम हो गई है, ट्रीज इतने किए नहीं जाते हैं। जितनी भी ये डिफोरेस्टेशन की जा रही है कि ट्रीज को काटा जा रहा है, एक तरफ हम ट्रीज को काट रहे हैं, दूसरी तरफ हम इन पोल्यूटेंट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट तो यही होगा ना कि हमारा एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है। ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल। इन फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से क्या है? अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बढ़ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर विद अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज फॉर द लास्ट 300 ईयर, मतलब पिछले 300 साल से ये गैसेज हमारे एनवायरनमेंट में कंटिन्यूली बढ़ती जा रही हैं। अबाउट हाफ ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट लाइफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन साथ में क्या क्या आ गया है कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं तो हाफ ऑफ ऑक्सीजन तो वो प्लांट यूज करते रह रहे हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या किया जा रहा है? वैसे बीइंग ह्यूमन बीइंग्स कट डाउन द फॉरेस्ट, द कैपेसिटी ऑफ द ट्रीज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज डिमिनिश्ड। कि जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स इन ट्रीज को कट करते जा रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी, वहाँ पे जो प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर लेते थे वो भी कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो अल्टीमेटली ये ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही हैं। अब जैसे यहाँ पे ये देखें अर्थ शो की गई है, ये उसके बाहर एक एटमॉस्फेयर है कि ग्रीन हाउस गैसेज, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मौजूद हैं। तो यहाँ पे आने वाली जो रेज हैं वो आ जाती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन जब वापस जाने लगती हैं तो ये इनको यहाँ पे कंट्रोल कर लेती हैं, उनको रोक लेती हैं या एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए सनलाइट पासिस थ्रू द ग्रीन हाउस गैसेज एंड वार्म एवरीथिंग ऑन द अर्थ। आने वाली सनलाइट इसको गुजरने तो देती है, लेकिन जब ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो तब ये बाहर नहीं जा सकती। द अर्थ वार्म अप एंड गिव आउट द हीट, सम हीट पासिस थ्रू द ग्रीन हाउस गैसेज बट सम इज ट्रैप इनसाइड वार्मिंग अप द अर्थ। कुछ हद तक इसमें से गुजर भी जाती है, लेकिन ज़्यादा जो है वो यहीं पर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जी, जो नेक्स्ट आपको ग्रीन हाउस गैस का आ गया मीथेन। मीथेन के क्या सोर्सेज बताए गए हैं? इट इज़ द इंक्रीज ड्यू टू द डिके ऑफ वेजिटेशन मैटर। डिके ऑफ वेजिटेशन मैटर से क्या मुराद है कि यहाँ पे जितना कोई वेजिटेशन है, कोई प्लांट्स हैं या एनिमल की डेड बॉडीज़ हैं, उनके डिके से मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे डाइजेशन इन एनिमल्स एंड इंक्रीज फार्मिंग ऑफ द राइस फील्ड। जब राइस फील्ड यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं तो राइस फील्ड में प्रोड्यूस होने वाली गैस मीथेन है, और मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही हैं। तो यहाँ पे जो अब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं। यहाँ अगर शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैस मीथेन है तो इसके सोर्सेज क्या हैं, तो ये उसके सोर्सेज आपको बताए गए हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। वाटर वेपर्स आर अर्थ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। अब यहाँ पे क्या गया गया है कि वाटर वेपर्स भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसमें से हाफ के लिए ये वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल हैं। MCQ का क्वेश्चन है, या आपने इस बात को याद रखनी है। जी, आगे जो बात की गई है कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है कि द रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉट यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस गोज एंड अकोमुलेटिंग इन द लोअर एरियाज ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म अ थिक डेंस लेयर। कि एक तो हमने कहा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं हो रही तो क्या होता है कि हमारी एटमॉस्फेयर में एक डेंस लेयर बना देती है। दिस लेयर बिहेव लाइक अ ग्लास शीट ऑफ द ग्रीन हाउस दैट अलाउ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप आउटसाइड। तो ये ग्लास शीट के तौर पे एक्ट करती है जो सोलर रेडिएशन को अंदर तो आने देती है लेकिन फिर अपने से बाहर नहीं जाने देती, उसको एस्केप नहीं होने देती। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजेज, और इसी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। राइज ऑफ अ फ्यू डिग्री इन द टेम्परेचर में सीम स्मॉल, कहते हैं बढ़ तो वो फ्यू डिग्री रहा है, 1 2 3 डिग्री बढ़ जाएगा, लेकिन बट इट कैन बी इनफ टू कॉज द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द क्लाइमेट।
बढ़ना फ्यू डिग्रीज है, लेकिन उसके चेंजेस जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बहुत ही हार्म हो सकते हैं. एट द मोमेंट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द साइंटिस्ट टू से हाउ बिग द चेंजेस विल बी एंड वेयर द वर्स्ट इफेक्ट विल ऑकर. दिस कैन डैमेज द एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन एज वेल. तो जितने भी इसके सिग्निफिकेंट 1-2 टेम्परेचर डिग्री बढ़ रहा है तो इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे. जी मिनी एक्सरसाइज है, हाउ डू लिविंग थिंग्स एड एंड प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. कि लिविंग थिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एटमॉस्फेयर में देती हैं और प्लांट इसको कैसे रिमूव करते हैं. हमें पता है लिविंग थिंग जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ देख लें, या पहला काम जो लिविंग थिंग करती हैं वो ब्रीथिंग का करती हैं, सांस लेने के अमल में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं, एनवायरनमेंट में आ जाती है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. अब इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ गई तो उसने ऐड कर दिया. और प्लांट्स कैसे उसको रिमूव करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में रिमूव करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को दोबारा देते हैं. तो ये फोटोसिंथेसिस का पूरा अमल है, ये आप इसको खुद से अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं. जी नेक्स्ट है, विच गैस डू राइस प्लांट्स प्रोड्यूस. जहाँ पे राइस प्लांट्स की वेजिटेशन की जा रही हो तो वहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो इसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, CH4. अब यहाँ पे मीथेन गैस क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि राइस प्लांट में वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जहाँ पे सॉइल्स के साथ रिएक्ट करके मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं. तो इसके आंसर में आप लिख देंगे ड्यू टू द माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी. विच गैस इज गिवन आउट बाय द रोटिंग गार्बेज. रोटिंग, यहाँ पे कूड़ा गल सड़ा हो तो वहाँ पे रोटिंग गार्बेज में गैस प्रोड्यूस होती है, वो भी मीथेन है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है. तो इसके आंसर में भी आप लिखेंगे मीथेन गैस इज प्रोड्यूस बाय द रोटिंग गार्बेज. जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब इफेक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इफेक्ट क्या है, वो मे भी फिजिकल हो सकते हैं. फिजिकल चेंज जैसे आ सकती है कि उसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है, फिर इकोलॉजिकल है, सोशल है और इकोनॉमिकल. मीन के यहाँ पे इनकी इफेक्ट्स की वजह से ड्रॉट्स हो सकते हैं, सैलाब आ सकते हैं, या कोई भी इफेक्ट हो सकते हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, जैसे अगर फ्लड आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा. यहाँ इकोनॉमिक में आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर या वेजिटेशन है वो ख़राब हो जाती है. तो ये सारे क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं. अब यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं आपके साथ डिस्कस किए गए हैं उसको हम देखेंगे. तो जो नंबर 1 पे डिस्कस किया गया है वो है राइज इन द सी लेवल. सबसे पहला इफेक्ट जो बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से राइज इन द सी लेवल. कैसे होगा कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोलर आइस कैप्स में जितनी आइस है वो मेल्ट करेगी. अब आइस मेल्ट करेगी और पता है जितना ये आइस मेल्ट होती जाएगी वो एटलीस्ट उसने कहाँ पे जाना है, सी में जाना है. सी लेवल राइज हो जाएगा जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज जो है वो अंडर वाटर आ जाएंगे, अंडर फ्लड आ जाएंगे. तो हाई टेम्परेचर विल मेक द वाटर ऑफ द सीज एंड द ओशन एक्सपैंड, आइस मेल्टिंग इन द एंटार्कटिक एंड द ग्रीनलैंड विल फ्लो इनटू द सी एंड इट रिजल्ट इन द हायर सी लेवल. तो क्या होता है, जितनी भी आइस मेल्ट करती है जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाता है. दिस फिनोमिना विल थ्रेटन द लो लेइंग कोस्टल एरिया. लो लेइंग कोस्टल एरियाज के समंदरों के करीबी जो इलाका जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे क्या नीदरलैंड या बांग्लादेश, इनके जितने भी साहिली इलाका जात में रहने वाले लोग हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं. इसकी रीज़न है जितना सी लेवल राइज करेगा तो वो ये एरियाज अंडर फ्लड आ जाएंगे. जी जो नेक्स्ट इसका इफेक्ट बताया गया है, इंक्रीज इन रेनफॉल. बारिशों में इजाफा हो जाएगा. देयर में बी द इनोमरस इंक्रीज इन द रेनफॉल इन द फ्यू रीजन विच में इंक्रीज द सी लेवल. अब जितनी बारिश होगी तो भी सी लेवल बढ़ जाएगा. दिस अल्टीमेटली विल कॉज द वर्ल्ड वाइड फ्लड्स endangering the survival of the living species. आप रिसेंटली अपने कंट्री में ही देख लेंगे ग्लोबल वार्मिंग, जब गर्मी आती है कितनी हीट वेव होती है, टेम्परेचर कहाँ तक जाता है. और आजकल जो ये हमारे मूनसून का सीज़न है, बरसात का सीज़न है, तो बारिशें बहुत ज़्यादा है. हमारे मुल्क के कई इलाकों में सैलाब आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है. तो ये सब जो रीज़न या ये ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं जो अब आप लोगों को नज़र आ रहे हैं. जी नेक्स्ट जो इसका नंबर 3 पे इफेक्ट बताया गया है, इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर कैसे इफेक्ट करेगी, यहाँ पे द चेंजेस इन द वेदर विल अफेक्ट द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कैसे कि सम क्रॉप सच एज द वीट एंड राइस ग्रो बेटर इन द हाई टेम्परेचर. कुछ क्रॉप जैसे कि वीट, गंदुम और चावल हैं वो तो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करती है, लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप हैं जिनके लिए ये टेम्परेचर अच्छा नहीं है. तो क्या हो जाएगी, उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, उनकी वेजिटेशन रुक जाएगी. और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे देखें एरोजन, सॉइल एरोजन हो जाएगी. यहाँ पे ज़मीन बंजर हो जाएगी कि जिसपे कोई फसलें जो हैं नहीं उग सकती हैं, ना कि प्लांट ग्रो कर सकते हैं. जी चौथा इफेक्ट इसका है हॉट समर एंड विंटर. गर्मियाँ गर्म तर होती जाएंगी, सर्दियाँ
सरतर होती जाएंगी। इन मॉडरेट रीजन द विंटर विल बी शॉर्टर एंड वार्मर, जितनी भी सर्दियां हैं वो छोटी होती जाएंगी, एंड वार्मर, एंड द समर विल बी लॉन्गर एंड हॉटर, और गर्मियों का सीजन ज्यादा होता जाएगा और मजीद गर्मी इसमें बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, सिंस 1990s वी हैव लॉस्ट अराउंड 28 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस, एट प्रेजेंट इट्स मेल्टिंग रेट इज 1.2 ट्रिलियन टन्स पर ईयर, कि 1990 से लेके अभी तक जो है वो 28 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस मेल्ट हो गई है, और उसके इफेक्ट आपको अब नजर आ रहे हैं, और हर साल तकरीबन 1.2 ट्रिलियन टन आइस मेल्ट होती है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।